आज की ये अपडेट सीधे आपकी पेंशन, आपकी जेब और आपके अधिकारों से जुड़ी है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही तथ्य आधारित, साफ और समय पर जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कोई भी जरूरी सूचना आपसे छूटे नहीं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। 3 जनवरी 2026 के बोर्ड अब 4 जनवरी 2026 की स्थिति में केंद्रीय कर्मचारी हो या पेंशन धारक, दोनों के लिए यह समय वाकई निर्णायक बन चुका है। वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, एरियर और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर जो बातें लंबे समय से चर्चा में थीं, अब उनमें धीरे धीरे स्पष्टता के संकेत दिखने लगे हैं। महंगाई के इस दौर में हर छोटी बड़ी बढ़ोतरी ये आपकी रोजमर्रा की जरूरतों से सीधे जुड़ती है, इसलिए यह विषय सिर्फ प्रतिशत और आंकड़ों का नहीं रह जाता, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता का सवाल बन जाता है। सबसे पहले महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर की बात करते हैं। यह समझना जरूरी है कि डीए डीआर का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी एआईसीपीआई के आंकड़ों पर आधारित होता है, जिन्हें लेबर ब्यूरो जारी करता है। ये आंकड़े तय करते हैं कि महंगाई के मुकाबले कर्मचारियों और पेंशन धारकों को कितनी राहत दी जानी चाहिए। नवंबर 2025 के आंकड़ों में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण संकेत मिला है। अक्टूबर 2025 में इंडेक्स 147.7 के आसपास था और नवंबर 2025 में यह बढ़कर 148.2 के आसपास पहुंचा, यानी लगभग 0.5 अंक की बढ़त। सुनने में यह अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन यही बढ़त लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की जेब पर असर डालती है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मौजूदा गणना में डीएडीआर का अनुमान लगभग 59.94% के आसपास आता दिख रहा है। यहां एक बात तो साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर 62 या 63% जैसे आंकड़े तेजी से वायरल हो रहे हैं, लेकिन अभी जो उपलब्ध गणना और आधिकारिक संकेत हैं वे उन दावों से मेल नहीं खाते। दिसंबर 2025 का सूचकांक अभी आना बाकी है और उसके बाद ही अंतिम तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। अगर दिसंबर में भी नवंबर जैसी हल्की वृद्धि होती है तो डीएडीआर का स्तर 60% के आसपास जाकर स्थिर होने की संभावना बनती है। मतलब तस्वीर यही बन रही है कि 1 जनवरी 2026 से डीएडीआर 58% से बढ़कर 60% के आसपास जा सकता है, न कि 62 या 63% जैसी बड़ी छलांग के साथ। इसलिए औं पर नहीं, अंतिम आधिकारिक डेटा और अंतिम गणना पर ही भरोसा रखना सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही साफ सुथरी और भरोसेमंद अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई बार नई सूचना अचानक आती है और सही समय पर जानकारी मिलना बहुत जरूरी होता है। डीएडीआर की चर्चा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यही आंकड़े आगे चलकर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों पर भी असर डाल सकते हैं, खासकर फिटमेंट फैक्टर और नई वेतन पेंशन संरचना पर। इसी वजह से हर कर्मचारी और पेंशन धारक की नजर इस बात पर टिकी है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर किस स्तर पर तय हो सकता है। चर्चाओं में अलग अलग अनुमान आते रहते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर एक समझ बन रही है कि अगर सरकार कुल मिलाकर लगभग 20% के आसपास वास्तविक बढ़ोतरी की दिशा में जाती है, तो फिटम एंड फैक्टर 1.90 से 1.92 के आसपास माना जा सकता है। अगर बढ़ोतरी 15% के आसपास सीमित रहती है तो यह इससे नीचे भी रह सकता है। साफ बात यह है कि अंतिम फैसला सरकार की नीति, आर्थिक स्थिति और वित्तीय आकलन पर निर्भर करेगा और वही तय करेगा
कि वास्तविक राहत कितनी होगी। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर 1 जनवरी 2026 की तारीख इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा माना जाता है और उसके बाद नई प्रक्रिया शुरू होने का समय आता है। ये भी आ जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जा सकता है, भले ही वास्तविक भुगतान बाद में शुरू हो। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब भी नई सिफारिशें लागू होंगी, एरियर की गणना की शुरुआत 1 जनवरी 2026 से होने की संभावना रहती है। यहां एक व्यावहारिक बात समझना जरूरी है। कई लोग ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि नई सैलरी या नई पेंशन तुरंत नहीं मिली तो फायदा क्या। लेकिन असली फायदा अक्सर एरियर के रूप में सामने आता है क्योंकि लागू होने में जितनी देरी होती है उतने महीनों का अंतर जमा होकर एक साथ बना है। कई अनुमान ये मानते हैं कि आयोग या कमेटी को सिफारिशें तैयार करने, रिपोर्ट देने और फिर सरकार द्वारा उसे लागू करने की प्रक्रिया में समय लग सकता है। आमतौर पर ऐसे ढांचे में 18 महीने या उससे अधिक का समय लगने की बातें सामने आती हैं। इसी आधार पर वास्तविक भुगतान 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत के आसपास शुरू होने की संभावना का अनुमान भी सामने आता है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से लागू होने की तारीख तक का अंतर एरियर के रूप में बनता चला जाएगा। अगर उदाहरण के तौर पर नई सैलरी या नई पेंशन जनवरी 2028 से मिलना शुरू होती है तो जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 तक पूरे 24 महीनों का अंतर ईयर के रूप में बन सकता है। यह राशि कई कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत बन सकती है, खासकर तब जब महंगाई लगातार दबाव बनाए हुए हो। अगर आप चाहते हैं कि इन संभावित बदलावों को बिना भ्रम के समझते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब रहने से अपडेट समय पर मिलेंगे और अफवाहों के बीच पुख्ता जानकारी पर टिके रहने में मदद मिलेगी। साथ ही अपने घर में या जान पहचान में जो भी कर्मचारी या पेंशन धारक हैं उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ताकि किसी का भी जरूरी अपडेट मिस न हो। अब पेंशन धारकों की एक आम और हर साल दोहराई जाने वाली समस्या पर भी ध्यान दे लेते हैं। बहुत से पेंशन धारकों के खाते में पेंशन समय पर आती है, लेकिन कुछ लोगों को संदेह हो जाता है कि उनकी पेंशन आई या नहीं। ऐसे मामलों में सबसे बड़ा कारण अक्सर लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा होता है। अगर लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू हो जाता है, सत्यापन में अटक जाता है या उसमें कोई जानकारी गलत चली जाती है तो पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। बहुत से लोग और सर्टिफिकेट जमा करके निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन असल में यह देखना भी जरूरी होता है कि वो अप्रूव हुआ या नहीं और सिस्टम में अगली ड्यू डेट अपडेट हुई या नहीं। अगर किसी वजह से सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गए तो पेंशन रुकने की स्थिति बन सकती है। इसलिए जिन पेंशन धारकों को किसी महीने की पेंशन को लेकर संदेह है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी रिकॉर्ड में लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति जांचिए। अगर वहां सब कुछ सही दिख रहा है और अगली ड्यू डेट अपडेट हो चुकी है तो अगला कदम बैंक में जाकर पासबुक एंट्री कराना होना चाहिए। कई बार बैंक की तरफ से क्रेडिट का मैसेज नहीं आता जिससे भ्रम हो जाता है, जबकि राशि खाते में क्रेडिट हो चुकी होती है। अगर फिर भी स्थिति साफ न हो तो संबंधित बैंक शाखा या विभाग से लिखित रूप में जानकारी लेना सबसे सही तरीका है। यह छोटी सी सावधानी आपको अनावश्यक तनाव और दफ्तरों के चक्कर से बचा सकती है। अब पेंशन धारकों के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट की ओर चलते हैं। जनवरी 25, 2026 को देश भर के जिलों में पेंशन अदालत जैसे आयोजन की बात सामने आ रही है, जिसका उद्देश्य यह है कि पेंशन धारक अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के साथ मने रख सकें और मौके पर ही समाधान की कोशिश हो। चाहे पेंशन कम आ रही हो
कोई एरियर लंबित हो, ओआरओपी या अन्य किसी नियम से जुड़ा मामला हो, पीपीओ में नाम या जन्मतिथि की गलती हो या किसी प्रकार की अन्य पेंशन संबंधी दिक्कत, ऐसे मुद्दों पर एक ही मंच पर सुनवाई और समाधान की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। खासकर उनके लिए यह कदम उपयोगी हो सकता है जिनकी शिकायतें पहले से किसी पोर्टल पर दर्ज हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं मिला। अगर आपके परिवार में या जान पहचान में कोई पेंशनधारक ऐसी परेशानी से जूझ रहा है तो यह जानकारी उनके साथ जरूर और साझा कीजिए ताकि वे सही समय पर सही मंच पर अपनी बात रख सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जरूरी अपडेट आगे भी लगातार मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। अपडेट तेजी से बदलते हैं और सही समय पर पता होना जरूरी होता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका इंतजार कर्मचारियों और पेंशन धारकों को लंबे समय से है। 18 महीने के लंबित डीएडीआर एरियर का विषय कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीनों का डीए और डीआर रोका गया था। उस समय सरकार ने राजकोषीय दबाव का कारण बताया था। बाद में डीएडीआर बहाल तो हो गया लेकिन उन 18 महीनों का बकाया आज भी बड़ा प्रश्न बना हुआ है। यही बकाया डीएडीआर एरियर के रूप में जाना जाता है। उस अवधि में महंगाई तेज थी और राहत रोक दी गई थी, इसलिए यह विषय सिर्फ पैसे का नहीं, अधिकार और न्याय का भी सवाल बन गया। इस मामले को लेकर चर्चाएं यह भी बताती हैं कि यह मुद्दा न्यायिक प्रक्रिया में है और सरकार से वित्तीय यह भार का आकलन मांगा गया है ताकि यह समझा जा सके कि अगर एरियर ब्याज समेत दिया जाए तो कुल प्रभाव क्या होगा। आगे की दिशा इसी आधार पर तय होगी कि सरकार का रुख क्या रहता है और न्यायिक प्रक्रिया किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। अगर निर्णय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में आता है तो लंबे समय से रुका हुआ एरियर आखिरकार खातों तक पहुंचने की उम्मीद मजबूत हो सकती है। हालांकि इस विषय पर अंतिम तस्वीर आधिकारिक आदेश और स्पष्ट निर्णय आने के बाद ही पूरी तरह साफ होगी। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रमाणित और अंतिम अपडेट पर टिके रहना जरूरी है। डीएडीआर एरियर का संबंध 8वें वेतन आयोग से भी जोड़कर समझा जा सकता है। जब नई बेसिक सैलरी और नई बेसिक पे क्षण तय होगी तो उसी आधार पर भविष्य का डीएडीआर भी नए सिरे से गणना होगा। बेसिक बढ़ने का मतलब यह भी होता है कि कई भत्तों पर असर पड़ता है। पेंशन धारकों के लिए बेसिक पेंशन बढ़ने का अर्थ है कि डीआर का जोड़ बढ़ेगा और कुल पेंशन में ठोस बदलाव आएगा। इसी वजह से वेतन आयोग सिर्फ वेतन बढ़ोतरी नहीं बल्कि पूरी आर्थिक संरचना का नया आधार बन जाता है। अब एक और बड़ा विषय ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना जो निजी और संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों से जुड़ा है। लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि ईपीएस की न्यूनतम पेंशन बढ़ाई आए, क्योंकि वर्तमान में यह राशि बहुत कम होने के कारण बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए सम्मानजनक जीवन जीना कठिन हो जाता है। कई संगठनों और यूनियनों की तरफ से यह मांग बार बार सामने आती रही है कि न्यूनतम ईपीएस पेंशन को कम से कम 7,500 या उससे अधिक किया जाए और उसमें महंगाई राहत जैसी व्यवस्था भी जोड़ी जाए। आज के समय में 1,000 या 1,500 जैसी पेंशन में घर चलाना, दवाई आज और जरूरतें पूरी करना वास्तव में मुश्किल होता है। अगर आने वाले समय में सरकार पेंशन सुधारों के साथ ईपीएस पर भी कोई ठोस कदम उठाती है तो यह बदलाव करोड़ों परिवारों के लिए बड़ी राहत बन सकता है। कुल मिलाकर 2026 का साल केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर, आरकों और ईपीएस से जुड़े लोगों के लिए कई मायनों में निर्णायक दिख रहा है। डीएडीआर में संभावित बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया या आगे चलकर बनने वाला एरियर, पेंशन अदालत जैसे कदम और 18 महीने के डीएडीआर एरियर पर संभावित दिशा, ये सभी विषय मिलकर संकेत देते हैं कि आने वाले महीनों में तस्वीर और ज्यादा साफ हो सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए,
अंतिम निर्णय और वास्तविक लाभ वही होता है जो आधिकारिक आदेश में लिखा होता है। इसलिए वायरल दावों पर तुरंत भरोसा करने के बजाय प्रमाणित और अंतिम अपडेट पर ध्यान देना ही समझदारी है। अगर आपके घर में या आपके जानने वालों में कोई केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन धारक या ईपीएस से जुड़ा व्यक्ति है तो ये बातें उनके साथ जरूर साझा कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जरूरी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और जुड़े रहिए। सब्सक्राइब रहेंगे तो अपडेट समय पर मिलेंगे और आप अफवाहों के बजाय तथ्य पर आधारित सही जानकारी के साथ निर्णय ले पाएंगे। अंत में बस यही कहना है कि धैर्य भी जरूरी है और जागरूक रहना भी। सही प्रक्रिया अपनाइए, सही जानकारी पर भरोसा रखिए और अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहिए। धन्यवाद।